दोस्तों, ये हैं इंजीनियर ओमवीर। इन्होंने हमें फार्मिंग में सक्सेस होने का कुछ गजब तरीका बताया। इनका मानना है कि अगर आप भी फार्मिंग में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको भी मल्टी फार्मिंग करनी चाहिए, ताकि आप कम जगह का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले सकें और अपने फार्म को प्रॉफिट में ला सकें। अगर आप भी इनकी तरह सक्सेसफुल बनना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आपको इनकी बात ध्यान से सुननी चाहिए और ये वीडियो भी आपको पूरा ज़रूर देखना चाहिए। जो नया कोई भी फार्मर आता है उसके मन में एक ही बात होती है कि ये सेल कहाँ होगा। अगर हम प्रोडक्शन तो कर लेंगे लेकिन सेल कहाँ होगा। और हमें इस तरह की कोई समस्या भी इसमें आई नहीं, क्योंकि हमारा सारा लाइफ स्टॉक भी फार्म से ही सेल हो जाता है। हमें हमारा 1 रुपये भी अगर फार्म से खर्च होता है तो हम उसे लिखित में लिखते हैं कि हमारा ये पैसा यहाँ खर्च हुआ। और हम अलग अलग मेंटेन करते हैं, बिल्कुल अलग अलग। फ़िश पे कितना खर्चा हो रहा है, गोट्स पे अलग से कितना खर्चा हो रहा है, और क्या कहते हैं पोल्ट्री पे अलग से कितना खर्चा हो रहा है, सबका रजिस्टर अलग मेंटेन है। तो हम उसको अभी भी ये समस्या आ रही है कि भाई हमारे पास स्टॉक तो है लेकिन मार्केट नहीं है, सेल कहाँ करें। तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड में ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर आप एक ही एनिमल पे काम करोगे तो उसके अंदर उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। नमस्कार भैया, इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरे साथ हैं ओमवीर राघव जी, जो भाई प्रोफेशनली IT इंजीनियर है। इंजीनियर के साथ साथ ये डिफरेंट तरह की फार्मिंग पे काम कर रहे हैं। इनका जो फार्मिंग मॉडल है वो बहुत ही गजब है, और जो फार्मर है हमारे, उनको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए और उनकी बातें भी ध्यान से सुननी चाहिए, ताकि उनको पता लग सके किस तरह से मल्टी फार्मिंग है वो कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मतलब मुनाफा ले सकते हैं। तो पूरी बात करेंगे सर से, तो वीडियो शुरू करते हैं। इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में पास वाले घंटे का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले सर हम जानना चाहेंगे कि आपका ये फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या कॉन्सेप्ट है सर? ये कॉन्सेप्ट इंटीग्रेटेड फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है जी। और ये हमने एक छोटे किसान को मद्देनज़र रखते हुए डेवलप किया है कि एक छोटा किसान अपनी छोटी सी ज़मीन पे किस तरीके से इंटीग्रेटेड फार्मिंग करके ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। क्या क्या आपने यहाँ पे किया हुआ है? अभी हमारे पास गॉट फार्मिंग है, रैबिट फार्मिंग है, डक फार्मिंग है, पोल्ट्री का भी हमारे पास है, देसी मुर्गे कड़कनाथ वगैरह भी हम यहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं, कुछ पेट्स का भी है। सर, अक्सर देखा गया है जो हमारा फार्मर है या जो युवा है वो करना तो चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं घबराता है, भाई हम काम कैसे करेंगे, तो किस तरह से अपनी शुरुआत करें काम की? घबराहट तो सभी को होती है, और हमने भी ये काम ऐसे शुरू नहीं किया था कि बाई प्रोफेशनल हमें ये बिज़नेस ही करना है। ये तो शौक़ के लिए मैंने कुछ एनिमल्स को यहाँ पे रखा था, और शौक़ धीरे धीरे बढ़ता गया, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई उसी हिसाब से हमने लाइफ स्टॉक को बढ़ा दिया। और जो नया कोई भी फार्मर आता है उसके मन में एक ही बात होती है कि ये सेल कहाँ होगा। अगर हम प्रोडक्शन तो कर लेंगे लेकिन सेल कहाँ होगा। और हमें इस तरह की कोई समस्या भी इसमें आई नहीं, क्योंकि हमारा सारा लाइफ स्टॉक भी फार्म से ही सेल हो जाता है। हमें अभी कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि कहीं इसको हमें सेल करने कहीं जाना है, तो फार्म से ही हमारा सारा सेल हो रहा है। तो मेन जो समस्या है वो सेल की होती है। अगर सेल आपका कोई भी लाइफ स्टॉक है वो आपका सेल अगर अच्छे से हो रहा है तो कोई भी युवा इसको शुरू कर सकता है कहीं से भी। सर, आजकल देखा गया है कि आपने भी काफ़ी फार्म विजिट किए होंगे, जो फार्मर गलती कहाँ करता है, कहाँ उसकी चूक होती है कि जिससे उसको अपने फार्म में नुकसान होता है? फार्मर गलती करता है, वो करता है कि जो शेड वगैरह हम बनाते हैं ना, वो शेड हम इतना कॉस्टली बना देते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम इतना ज़्यादा खर्चा कर देते हैं कि फिर वो जो कॉस्टिंग है वो निकल नहीं पाती है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने जो शेड है वो सबसे पहले तो वो बहुत मिनिमम कॉस्ट में तैयार किए हैं। मजबूत और अच्छे शेड तैयार किए हैं जिनके अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन हो, प्रॉपर हीटिंग का वो सर्दियों में उस हीटर की ज़रूरत ना हो, गर्मियों में पंखों की ज़रूरत ना हो। तो इस तरह का शेड हमने तैयार किया है, और अगर कोई आगे देखना भी चाहे तो हम उसे बता सकते हैं कि भाई किस तरह का शेड वो कैसे बना सकते हैं। और आप भी एक इस वीडियो में भी देख रहे होंगे कि हमने शेड किस तरीके से तैयार किया। तो मेन है कि आप वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना ज़्यादा खर्चा ना कर गए, सिंपल शेड से आप शुरू करें तो वहाँ पे आप मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट वहाँ पे निकाल सकते हैं। एक ये भी देखा गया है सर, लोग अधूरे ज्ञान के साथ काम को शुरुआत करते हैं, प्रॉपर नॉलेज नहीं लेते, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लेते हैं। हाँ, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये भी एक कारण है। कभी भी अगर कोई भी एनिमल हम अपने फार्म में ऐड करते हैं कि हमें भाई गोट फार्मिंग करनी है, तो गोट फार्मिंग हमने जब शुरू की, जब पहले जाकर मखदूम से ट्रेनिंग लेके आए, तो कहीं कोई भी हमने फिशरीज़ का शुरू किया तो हम लाहली से जाकर ट्रेनिंग लेके आए। तो कोई भी एनिमल अगर हम अपने फार्म में ऐड करते हैं तो पहले जाकर के हम उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद हम सारी उसकी भाई उसके क्या बीमारियां होती हैं, क्या दवाइयां होती हैं, वो सारी चीज़ें जब हमको नॉलेज होती है उसके बाद ही हम कोई लाइफ स्टॉक फिर अपने फार्म में ऐड करते हैं। एक कारण और सर यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपको कि लोग जो है प्रॉपर सर्वे नहीं कर पाते कि उनके यहाँ पर
मार्केट में क्या चल रहा है और किस रेट का चल रहा है। किसी ने बोला ये स्टार्ट कर लो तो उसने बकरियां डाली, किसी ने बोला मुर्गे डाल लो तो उसने मुर्गे डाल लिए। तो उस बारे में थोड़ा सा फार्मर जो भ्रमित हो रहा है सर आज। देखो ये मैं बताऊं कि हर जगह हर एनिमल सर्वाइव भी नहीं होता। सबसे पहले तो अपनी फिजिबिलिटी देख लें कि वहाँ पे क्या फिजिबल है, उस हिसाब से लाइफ स्टॉक को रखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि धीरे धीरे उसको ऐड करना चाहिए। एक साथ ही बहुत सारा बल्क में अगर हम लोग शुरू कर लें तो उसमें क्या होता है कि मोर्टेलिटी ज़्यादा आ जाती है, समझ में नहीं आता कौन सी बीमारी आ गई, क्या होगी, नुकसान ज़्यादा होता है, तो फिर फार्मर गिव अप कर देता है। तो धीरे धीरे अगर आप चलोगे, स्लोली चलोगे, तो वो आपकी चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी, बीमारियाँ भी समझ में आएंगी, उनकी कैसे रोकथाम करनी है वो भी समझ में आएगी। तो आपको धीरे धीरे करना चाहिए। एक एनिमल को आप ऐड करो, कुछ क्वांटिटी में ऐड करो, मिनिमम से शुरू करो, फिर आप मैक्सिमम पे जाओ। फार्म को सर प्रॉफिट में कैसे लाएं, चाहे वो आपका बकरी पालन हो चाहे मुर्गा पालन हो। देखो अगर आप इंटीग्रेटेड फार्म करते हो तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग में क्या होता है, जो हमारा फीड है वो एक का वेस्ट दूसरे का फीड यूज़ होता है। सपोज करो जो डक्स का जो वेस्ट आता है या मुर्गों का जो वेस्ट आता है वो फिश के लिए फीड का काम करता है। तो इंटीग्रेटेड हम कर रहे हैं तो हमारा जो FCR है, फीड कन्वर्जन रेशियो, वो कम हो जाता है। तो उससे फिर ये प्रॉफिट में आता है। तो मैं ये कहूँगा किसान से एक से ज़्यादा एनिमल जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, अगर वो रख के चल रहे हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। सर अक्सर ये देखा गया है जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो पढ़े लिखे फार्मर नहीं हैं, वो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर पाते हैं कि किसको कितना, जो आप FCR कह रहे हैं कि किसको कितना खिलाया, कितनी प्रोडक्टिविटी आई है। तो वहाँ भी उनको बाद में पता लगता है 1 साल बाद कि यार हमने तो जो लगाया था वो हमें मिला ही नहीं है। तो अगर ये डे फर्स्ट से लोग रिकॉर्ड मेंटेन करें तो एक फार्म को जो लॉस में जाने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो हमारा 1 रुपये भी अगर फार्म से खर्च होता है तो हम उसे लिखित में लिखते हैं कि हमारा ये पैसा यहाँ खर्च हुआ, और हम अलग अलग मेंटेन करते हैं, बिल्कुल अलग अलग। फिश पे कितना खर्चा हो रहा है, गोट्स पे अलग से कितना खर्चा हो रहा है, और क्या कहते हैं पोल्ट्री पे अलग से कितना खर्चा हो रहा है, सबका रजिस्टर अलग मेंटेन है। तो उससे ये भी हमें पता लगता है कि किस चीज़ पे कितना खर्चा हो रहा है और किस चीज़ पे हमने कितना इनपुट दे करके क्या हमें आउटपुट आ रहा है। उससे फिर हमें आगे के लिए भी पता चलता है कि ये एनिमल हमें बेनिफिट दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये हमें अपने फार्म पे रखना है या नहीं रखना है। तो वो तो रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत से ऐसे फार्मर्स हैं जो ये सोचते हैं कि भाई मैं ये नहीं कर पाऊँगा, ये तो पढ़ाई लिखाई का काम है, तो उसके लिए सिंपल सा है कि वो एक एम्प्लॉय रख सकते हैं जो सिर्फ यही मेंटेन करे। क्या कहना चाहते हैं सर आप हमारे जो व्यूवर्स हैं जो इस तरह का काम शुरू करना चाहते हैं, या किस तरह से शुरुआत करें इस काम की? देखो जो भी नए फार्मर्स हैं, हर कोई फार्मर ये सोचता है कि भाई इसको सेल कहाँ करेगा, कि जो उसके अंदर जो सबसे बड़ा फेयर होता है ये होता है कि भाई ठीक है डक फार्मिंग हम कर लेंगे, बहुत सारी डक्स हम कर लेंगे, हर मौसम में वो हो जाती है, लेकिन उनको सेल कहाँ करेंगे, सेल की सबसे बड़ी समस्या है। तो उसके लिए यह है कि देखो जब वो करेंगे वहाँ से तो रास्ते भी निकलते हैं। और मैं अभी ये बता दूं कि आप हमारा नंबर नोट कर सकते हैं। अगर किसी फार्मर्स को अभी भी ये समस्या आ रही है कि भाई हमारे पास स्टॉक तो है लेकिन मार्केट नहीं है, सेल कहाँ करें, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम उनकी हेल्प कर सकते हैं इसमें। और प्रॉफिटेबल बिजनेस है सर ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग जो है? बिल्कुल सर जी, बिल्कुल प्रॉफिट है इसमें। इंटीग्रेटेड में ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर आप एक ही एनिमल पे काम करोगे तो उसके अंदर उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ पर सर का कहना यही है, मेरा भी कहना यही है कि जब भी आप इस तरह का काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले मार्केट का सर्वे कर लें, क्या वहाँ पर चल रहा है, क्या बिक रहा है, किस रेट का आपका माल बिकेगा, तभी आप कोई काम स्टार्ट कीजिए जिससे आपका मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा, नुकसान कम से कम हो। एक नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।